Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the last stonemason. Okay, last stonemason. Now about the story takeaway or the theme of the chapter. The last stonemason underscores the importance of preserving cultural heritage, highlighting the resilience needed to uphold traditional crafts amid modern challenges and the enduring pride in one's ancestral roots. ये चैप्टर क्या एक्सप्लोर करता है, किस चीज की बात करता है कि अपने कल्चरल हेरिटेज को बचाए रखने की इम्पोर्टेंस क्या है, और हाईलाइट करता है साथ में कि आप अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इन मॉडर्न चैलेंजेस के बीच में अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को अपहोल्ड करके रखो, उन पर काम करते रहो। इसके लिए क्या रेजिलियंस चाहिए होता है, और किसी भी इंसान की एंसेस्ट्रल रूट से जुड़े रहना कितना जरूरी होता है। Now, let's start with our chapter. The young man flung the hammer and chisel to the ground and cried, I'm leaving, father, I'm leaving you and this work. Look what it's brought us. तो एक यंग मैन है जो कि अपना हैमर, हथौड़ा और चीजल, ठीक है, ये क्या होता है, एक टूल जो कि शेप देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, पत्थरों को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। वो इन्हें ग्राउंड में फेंकते हुए कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से फादर, मैं आपको और इस काम को छोड़ के जा रहा हूँ, देखो ये हमारे लिए क्या लेकर आया है, एक काम, इस काम ने आखिर हमें दिया क्या है। He spread out his arms and glanced disdainfully at the small, congested workroom, the slabs of stone and the marble stacked in one corner, and the old cot covered with pile of used clothes in the other. The whitewashed walls were stained by many monsoons. The window, bare of curtains, opened into a tiny backyard. तो वो क्या करता है, जो यंग मैन है वो अपने हाथ आर्म्स को फैलाता है, दिखाता है कि देखो आखिर इस काम ने हमारे को क्या ला कर दिया है। क्या कि एक कंजेस्टेड वॉकरूम, कंजेस्टेड यानी कि एक ही जगह पे बहुत सारा सामान भर गया है एक तरीके से, ठीक है। तो जहाँ काम किया जा रहा है वो एरिया कैसा है, कंजेस्टेड है। कई सारे स्लैब्स रखे हुए हैं स्टोन के, मतलब पीसेस रखे हुए, फ्लैट पीसेस रखे हैं, मार्बल रखे हुए हैं एक कॉर्नर में, एक कोने में एक पुरानी चारपाई पड़ी है जिस पर यूज्ड क्लोथ्स पड़े हुए हैं। जो वॉल्स हैं वो वाइट वॉश्ड थी, ठीक है, जो वॉल्स थी वो कभी वाइट वॉश्ड हुआ करती थी, जो कि अब मॉनसून के वजह से स्टेन्ड हो गई हैं। जो विंडो है उस पर पर्दे नहीं है, और विंडो से क्या देखता है, एक छोटा सा बैकयार्ड। After all these years of work, this is all we have. Nothing, nothing. This kind of work just doesn't pay. तो यंग मैन कहता है कि देखो इतने साल काम करने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है, ये काम हमें कुछ भी नहीं देता, हमारे को पैसे कमाकर नहीं देता। The old man stared at his son in astonishment. Although his voice trembled, it didn't lose its usual gentleness. It's not only the money that matters, son. It's the service, our service to God. तो जो ओल्ड मैन है वो अपनी बेटे की तरफ देखते हुए एक ट्रेम्बल्ड वॉइस में कहता है, आराम से, कि ये पैसे के बारे में नहीं है। इट्स नॉट ओनली द मनी दैट मैटर्स। ये खाली सिर्फ पैसा नहीं है जो मैटर करता है बेटा, बल्कि हमारी सर्विस है। इसके लिए आवर सर्विस टू गॉड। Father, the young man grunted impatiently. Times have changed. The stonemason's work has changed too. You can't live on sculptures for temples only. You have to mass produce like all the others in Agra. Come on, father. तो जो बेटा है वो क्या कहते हैं कि फादर, अब समय बदल चुका है, और जो स्टोन मेसन का काम है, यानी कि जो पत्थरों को काट के अलग अलग मूर्तियां या स्कल्पचर्स बनाते हैं, ठीक है, तो जो स्टोन मेसन का काम है वो भी बदल चुका है। अब सिर्फ आप मंदिरों के लिए स्कल्पचर्स बनाकर अपना जी नहीं सकते, आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। यू हैव टू मास प्रोड्यूस, जैसे कि लोग आगरा में कर रहे हैं।
The lines around the old man's mouth tightened. No, my son, this is the word I learned from my father, and he learned from his father. We have kept up this tradition for hundreds of years, and I hoped you would continue our work. तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि नहीं बेटा, ये जो काम है ये मेरे फादर ने मुझे सिखाया था और उनको उनके फादर ने सिखाया था। हमने इस ट्रेडिशन को पिछले सैकड़ों सालों से जिंदा रख रखा है और मुझे उम्मीद है एंड आई होप यू वुड कंटिन्यू अवर वर्क, और मुझे उम्मीद थी कि तुम भी हमारे इस काम को आगे बढ़ाओगे। नो फादर, द यंग मैन रिप्लाइड विद डिटर्मिनेशन, देयर इज मच मोर मनी इन ashtrays and plates for tourist shops. I'm tired of working for a pittance for the committee of the temple in Srinagar. I am leaving father. तो यंग मैन कहता है कि नहीं फादर, इससे ज्यादा पैसा तो एस्ट्रेज और प्लेट्स बनाने में, टूरिस्ट शॉप के लिए अगर आप एस्ट्रेज और प्लेट्स बनाओ तो उसमें ज्यादा पैसा हमें मिलेगा। और मैं इस कमिटी, इस टेम्पल की कमिटी के लिए, श्रीनगर की टेम्पल कमिटी के लिए काम कर करके अब थक चुका हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। The young man stormed out of the room, leaving his old father crouching in front of a half-finished marble statue, whose shape already suggested its future magnificence. तो जो यंग मैन था वो वही कमरे से निकल जाता है अपने बूढ़े बाप को छोड़ के, अपने बूढ़े पिता को छोड़ के, जो कि एक हाफ फिनिश्ड मार्बल स्टेचू के सामने बैठे थे, जिसको देख के लग रहा था कि वो आगे चलकर फ्यूचर में बहुत अच्छा लगेगा बनने के बाद। He dropped his hands into his lap and closed his eyes. He began to pray and didn't even hear the hesitant goodbye his son called out from the door. He sat motionless, unaware of time and place. तो जो फादर था वो अपने हाथों को अपनी गोद में लेकर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। वो भगवान से प्रे करने लगता है और जब उसका बेटा बाहर से उसको गुड बाय कहता है तब उसे वो भी सुनाई नहीं देता। वो काफी समय तक बिना ये जाने कि कितना समय बीत गया, किस जगह वो बैठा है, वो वहीं मोशनलेस बिना किसी हरकत के बैठा रहता है। Master G called Salim, the servant boy, entering the workshop barefoot. तभी सलीम आता है जो कि वहां वर्कशॉप पर काम करता है। वहां पे एक सर्वेंट है, वो आता है और चिल्लाता है मास्टर जी। He held out a glass of steaming tea in his hand. Master G, he asked once more, his voice filled with concern. उसने अपने हाथ में एक चाय की ग्लास पकड़ रखी थी और वो दोबारा से चिल्लाता है मास्टर जी, और लेकिन अब इस बार उसकी आवाज में कंसर्न दिखाई देता है, फिक्र दिखाई देती है। द ओल्ड मैन लुक्ड अप, हिज फेस वाज ashen. He looked old and very tired. He beckoned the boy to come closer and motioned him to sit down. जो ओल्ड मैन था उसने आंखें खोलकर ऊपर देखा और उसके चेहरे पर बहुत बुढ़ापा और थकान नजर आ रही थी। उसने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसे बैठने के लिए सिग्नल किया। Salim, he said gently, soon I will be the last stone mason here. All the others would have gone to Agra. There they are turning out to cheap candle stands, paper weights, and ashtrays by dozen. They are making money, but they betray our skill, our age old tradition. Now Gopal has also gone. I'll have to finish this sculpture alone, and with the help of God, I will do it, Salim. तो वो उस लड़के को पास में बैठाकर कहता है कि सलीम, जल्द ही मैं यहाँ पर आखिरी स्टोन मेसन बचूंगा, क्योंकि सब लोग अब आगरा जा चुके हैं और वहां पर चीप कैंडल स्टैंड, पेपर वेट्स और एस्ट्रेज बना रहे हैं भारी मात्रा में। वो पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन वो हमारी जो ये स्किल है, जो हमारा इतना पुराना ट्रेडिशन है, उसको धोखा दे रहे हैं। अब गोपाल भी जा चुका है, अब मुझे ये जो स्कल्पचर है ये अकेले पूरा करने पड़ेगा और भगवान की मदद से मैं ये कर भी लूंगा। आई नो यू विल मास्टर जी, द बॉय आंसर। सलीम जवाब देता है कि मुझे पता है आप कर लोगे।
You will make many more larger and more beautiful temple sculptures. वो कहता है कि आप इससे भी ज्यादा, आप और भी सारे बहुत बड़े बड़े और बहुत सुंदर टेम्पल स्कल्पचर्स बनाओगे. The old man looked at the orphan boy who had come to work for him 5 years ago, drenched to the skin, dressed in tatters. He had begged for shelter during a furious monsoon storm and had stayed on to work for the old master craftsman. He had grown tall and strong. The old man knew that Salim too would leave him one day. जो ओल्ड मैन है वो उस अनाथ बच्चे की तरफ देखता है जो उसके पास काम करने कुछ 5 साल पहले आया था. उस समय वो बिल्कुल भीगा हुआ था, उसके कपड़े फटे पड़े थे और वो उनसे शेल्टर के लिए गुहार लगा रहा था. एक मॉनसून के स्टोम में तूफानी, ठीक है, मॉनसून का तूफान चल रहा था, उस बीच वो बच्चा उनके पास आया था और तब से वो ओल्ड मास्टर क्राफ्ट्समैन के साथ रह रहा है. अब वो लंबा हो चुका है, वो ताकतवर भी बन चुका है, स्ट्रांग भी है, और लेकिन ओल्ड मैन को पता है कि एक दिन सलीम भी उन्हें छोड़कर चला जाएगा. He sighed and looked into the serious eyes of the boy, clouded with sadness, a sadness the old man could not understand. तो वो उस लड़के की तरफ देखता है, ठीक है, उन सीरियस आई, सीरियस यानी कि बहुत गंभीर आंखों में उस लड़के की, जिसमें बहुत उदासी उन्हें दिख रही है जो शायद वो नहीं समझ सकते. He shook his head. My strength is waning. I can't work with the chisel like I used to. Carving takes too long, much too long. तो वो अपना सर हिलाते हुए कहते हैं कि अब मेरी ताकत खत्म होती जा रही है, मैं इस चीजल से और काम नहीं कर सकता जैसे मैं कभी किया करता था. कार्व करना, किसी भी चीज को शेप देना, कार्व करना काफी लंबा समय लेता है. Then he straightened up and said with fresh determination, I will have to finish this work and surely I will. तो वो सीधे बैठते हैं और एक फ्रेश डिटर्मिनेशन के साथ कहते हैं कि मुझे इस काम को खत्म करना पड़ेगा और मैं इसे करूंगा. Yes, you will, the boy repeated, offering his master the glass of tea. Drink, please, it will do you good. Then he added, I have to go to the market for an hour or two, but I will be back in time to prepare dinner. लड़का कहता है कि हाँ आप ये कर लोगे और अपने मास्टर को चाय का ग्लास देता है. कहता है कि आप इसे पी लीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा. मैं कुछ 1-2 घंटे के लिए मार्केट जा रहा हूँ, लेकिन मैं टाइम से वापस आ जाऊंगा खाना बनाने के लिए. The old man nodded and thought, he has been going to the market too often lately. I hope he hasn't fallen into bad company. तभी वो बूढ़ा आदमी सोचता है कि आजकल सलीम बहुत ज्यादा मार्केट जाने पर लगा है. मुझे उम्मीद है कि कहीं वो किसी बुरी कंपनी में ना फंस गया हो, यानी कि किसी बुरे लोगों के बीच में, उनकी संगत में ना फंस गया हो. He shot a questioning glance at the boy who turned and left the room. उन्होंने एक क्वेश्चनिंग आंखों के साथ उसकी तरफ देखा, लड़के की तरफ, लेकिन तब तक वो मुड़कर कमरे से जा चुका था. The old man sighed and picked up the chisel and hammer. The cool metal of the tools filled him with happiness and confidence. He loved his work and didn't want to change it for any other in the world. अब जो ओल्ड मैन था उसने वापस अपना हैमर और चेजल उठाया और उस ठंडे मेटल को छूकर उसे एक खुशी और कॉन्फिडेंस महसूस हुआ. वो अपने काम से बहुत प्यार करता था एंड वो अपने काम को किसी भी और काम के लिए चेंज नहीं करना चाहता था. Days and weeks went by. It was a month since Gopal had left. The old man worked tirelessly from morning till late at night. He worked on the sculpture. It was all there in the stone, the strong, straight shoulders of Krishna, his soft curved hips. He could see the pointed fingers holding the flute delicately to his lips. His serene face, eternally beautiful. The old man could see it in the stone. He could feel it. He only had to set it free with his chisel.
अब दिन और हफ्ते गुजर गए। अब गोपाल को घर से निकले महीना भर बीत चुका था। ओल्ड मैन बिना थके उस स्कल्पचर पर काम किए जा रहा था। दिन से लेके रात देर रात तक वो उस स्कल्पचर पर काम कर रहा था। उन्हें वो दिख रहा था, उस पत्थर में वो दिख रहा था स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट सोल्जर्स कृष्ण जी के, और किस तरीके से उनके कर्व्स हैं बने हुए बिल्कुल सही। वो देख सकते थे कि किस तरीके से उनकी पॉइंटेड फिंगर्स ने उनकी बांसुरी को पकड़ रखा है और वो कितने सुंदर लग रहे हैं। ओल्ड मैन ये सब देख सकता था स्टोन में, उसे फील कर सकता था। उनको अब वो बस स्कल्पचर को उस स्टोन से फ्री करना था विद द हेल्प ऑफ हिज चीजल। He didn't feel hunger, he didn't feel thirst. He was driven by the desire to finish the sculpture in time. It was his biggest piece, his best. It would also be his last. उनको बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, ना ही उन्हें कोई प्यास लग रही थी। वो सिर्फ एक डिजायर से खींचे जा रहे थे कि उन्हें इस स्कल्पचर को समय पर कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा पीस और उनका सबसे अच्छा पीस बनता, और साथ ही साथ उनका आखिरी भी। On and on he worked, his chisel striking the stone again and again, but then came the day when the old man felt his strength ebb, and his hands tremble under the impact of the hammer. His shoulders began to ache, his arm felt heavy, and his eyes grew tired. Then his vision blurred, and he could not see the shape of Krishna embedded in the stone. Overcome with fear, he sank to his knees and prayed. और वो दिन भर काम करता रहा, ऑन एंड ऑन ही वर्क। अपनी चेजल से बार बार स्ट्राइक करते थे और शेप देने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर वो दिन आया जिस दिन उन्हें लगा कि उनकी पूरी ताकत खत्म हो गई है। उनके हाथ कांपने लगे हैमर की इम्पैक्ट से। उनके जो सोल्जर्स थे उनके कंधों में दर्द होने लगा, उनके हाथ उन्हें बहुत भारी महसूस होने लगे, उनकी आंखें अब थक चुकी थी, उनका विजन ब्लर होने लगा, उन्हें कुछ दिखने नहीं लगा। और धीरे धीरे कृष्ण जी की जो शेप थी वो स्टोन से उन्हें गायब होती हुई नजर आने लगी, वो ब्लर होने लग गई। अब उनको काफी डर सा लगने लगा, जिसके चलते अब वो अपने घुटनों पर बैठ के प्रे करने लगे। Master G. Salim said, "You haven't touched your food again. Please have some rice and vegetables. You only had a glass of milk for breakfast. And have the curd. You like curd, I know you do." तभी सलीम आता है और कहता है कि मास्टर जी, अभी तक आपने अपने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। प्लीज आप कुछ चावल और सब्जियां खा लीजिए। आपने सिर्फ सुबह नाश्ते में एक गिलास दूध पिया था। आप थोड़ी दही भी खा लीजिए। आपको दही पसंद है ना? मुझे पता है आपको पसंद है। The old man looked up. He whispered, "I don't think I will be able to finish it. If Gopal was here, it would be different." तभी वो बूढ़ा व्यक्ति सलीम की तरफ देखते हुए कहता है धीमी सी आवाज में कि मुझे नहीं लगता मैं इसे पूरा कर पाऊंगा। अगर गोपाल यहाँ पर होता तो चीजें अलग होती। He nodded absent-mindedly to himself and continued. He wasn't the best of craftsmen, but he was good and strong. He chipped off the stone layer by layer as if it were clay. He hadn't yet learned to carve the finer details, but in a year or two he would have learned surely. वो बिना कुछ जाने अपने आप से ही सर हिलाने लग गए, कहने लगे कि भले ही गोपाल एक बढ़िया क्राफ्ट्समैन नहीं था, एक बहुत अच्छा क्राफ्ट्समैन नहीं था, लेकिन वो अच्छा था और वो स्ट्रांग भी था। वो लेयर बाय लेयर स्टोन को हटाता जाता था, चिप करता जाता था, मानो वो मिट्टी हो। उसे अभी फाइनल डिटेल्स को कार्व करना नहीं आया था, लेकिन एक दो साल में वो उसे भी सीख जाता। He fell silent. It was the features and hands that gave him trouble. There was something missing in his fingers. That's something which can't be taught. फिर वो शांत हो गए। वो कुछ फीचर्स थे और उनके हाथ जो उन्हें थोड़ी मुश्किल कर रहे थे।
उसकी फिगर्स में कुछ ऐसा था जो कि मिसिंग था, समथिंग जो कि उन्हें सिखाया नहीं जा सकता था। बिकॉज इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू, सलीम विस्पर्ड, फ्रॉम डीप इनसाइड हियर, एंड ही पॉइंटेड टू हिज हार्ट। तो सलीम ने पूरा करते हुए कहा, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें जो आपके अंदर से आपको महसूस होती है, फ्रॉम डीप इनसाइड हियर, और वो अपने हार्ट की तरफ पॉइंट करता है। द ओल्ड मैन लुक्ड एट द बॉय सरप्राइज्ड, he saw him blush and turn his face away। तो ओल्ड मैन ने बड़े ही चौंकते हुए उस लड़के की तरफ देखा, सलीम की तरफ देखा। जब उन्होंने सलीम को देखा तो सलीम ने अपना मुंह फेर लिया, वो शर्मा गया। यू आर राइट सलीम, यू आर राइट। And then he added with sudden bitterness, and if you don't have it here, he thumped his chest, then you'd better go to Agra and mass produce ashtrays for the tourists from abroad। Then the old man coughed painfully and reached for his glass of water। तो ओल्ड मैन कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो सलीम, बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर उन्होंने थोड़ी बिटरनेस के साथ, कड़वाहट के साथ कहना शुरू करा, और अगर तुम्हारे पास ये नहीं है, उन्होंने अपने चेस्ट की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो बेहतर होगा कि तुम आगरा चले जाओ और एस्ट्रेस का मास प्रोडक्शन करो फॉर द टूरिस्ट जो बाहर से घूमने यहाँ आते हैं। और फिर यही कहकर वो खांसने लग गए बहुत ज्यादा और अपने पानी के ग्लास को ढूंढने लगे। ईट मास्टर जी ईट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सलीम कहता है कि आप खाना खा लीजिए मास्टर जी, सब कुछ सही हो जाएगा। After he had eaten, the old man once again took up his hammer and chisel. He worked till late in the night. He prayed for help and strength, and he prayed for his son। जब उन्होंने खाना खा लिया तो ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने फिर से अपना हैमर और चेसल उठाया और देर रात तक काम करने लगे। उन्होंने प्रे किया फॉर हेल्प एंड स्ट्रेंथ, और अपने बेटे के लिए भी। In the early hours of the morning, the chisel fell from his hand and the hammer dropped to the ground. His old body sagged, falling forward limply. His forehead struck Krishna's flute and slid down the statue to rest on the pedestal. Hi Ram, he muttered and sank into the comfortable darkness। अब जैसे ही अर्ली मॉर्निंग हुई, ठीक है, इन दी अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह सुबह के अर्ली आवर्स में अचानक से उनके हाथ से वो चेजल और हैमर जो था वो जमीन पर गिर गया, और उनकी जो ओल्ड बॉडी थी वो आगे की तरफ गिरनी शुरू हो गई। उनका जो सर था वो कृष्ण जी की बांसुरी पर टकराया और वो स्टैचू से नीचे उसके पेडिस्टल पे आकर गिर गए। उनके मुंह से निकला हाय राम, और इसी के साथ वो एक कंफर्टेबल डार्कनेस में स्लिप हो गए, यानी कि वो बेहोश हो गए। When he opened his eyes, he found himself lying on a cot in his bedroom, covered by a light cotton blanket। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो अपने ही कमरे में अपनी चारपाई पर लेटे हैं, और उन्हें एक किसी ने हल्की सी कॉटन की ब्लैंकेट उड़ा रखी है। From the workshop, the chipping sound of the chisel reached his ears. He listened. Had his ears deceived him? No, he could hear it again, the strong blow of the hammer on top of the chisel। तभी अचानक से वर्कशॉप से उनको एक आवाज आने लगी, उन्हें चेजल की आवाज आने लगी। उन्होंने सुना गौर से। क्या उनके कान उन्हें धोखा दे रहे थे? नहीं, क्योंकि उन्हें वो फिर से आवाज सुनाई दी। कौन सी आवाज? जब वो हथौड़ा उस चेजल के ऊपर पड़ता है उसकी आवाज। गोपाल, he was back। Gopal had returned। He would help him। They would finish the statue। He stumbled to his feet, crossed the small room and reached the door। उन्हें लगा कि गोपाल वो वापस आ गया है, वो वापस आ गया और वो उनकी मदद करेगा। गोपाल उनकी मदद करेगा ताकि वो उस स्टैचू को कंप्लीट कर सके। तो किसी तरीके से वो अपने पैरों पर खड़े हुए और उस छोटे से कमरे को क्रॉस करके डोर की तरफ बढ़ने लगे। गोपाल, he was about to shout when the words froze on his lips। No, he wanted to cry out, stop,
stop the work. तभी उन्होंने आवाज लगाई गोपाल, और इससे पहले कि वो जोर से कुछ चिल्लाते, उनके जो होठ थे वो जम गए। उन्होंने कहा नहीं। वो रोना चाहते थे और कहने लगे कि रुको, काम को रोको। बट ही couldn't move. Shock had immobilized him. He stood staring at the back of the young stone carver, working on the face of the statue, on the eyebrows arching over a pair of fine eyes. लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। शॉक की वजह से वो एक जगह जाम हो गए थे। वो सिर्फ एक यंग स्टोन कार्वर की कमर को ही देख पा रहे थे, मतलब उसकी बैक देख पा रहे थे, जो कि स्टैचू के फेस को कार्व कर रहा है, दो आईब्रोज को कार्व कर रहा है। वो किस पर काम कर रहा है? आईब्रोज पर काम कर रहा है। आर्चिंग ओवर अ पेयर ऑफ फाइन आईज, ठीक है, उन्होंने एक फाइन आईज बनाई है और उसके ऊपर आईब्रोज पर काम कर रहा है। It wasn't his son sitting cross-legged before the biggest statue he had ever carved. It was Salim, his servant. उनका बेटा नहीं था जो पैर मोड़कर उस स्टैचू, इतना बड़ा स्टैचू जो उन्होंने पहली बार इतना बड़ा स्टैचू कार्व किया है, उसके पास बैठा था, बल्कि वो कौन था? सलीम, उनका सर्वेंट। The old man watched, stunned. The first wave of shock, fear and anger passed. जो ओल्ड मैन था वो चौंकता हुआ बस देखता ही रह गया। तो जो पहली वेव थी शॉक की, डर की और गुस्से की, वो पास हो गई इसी तरीके। हे राम, द ओल्ड मैन विस्पर्ड, हे राम, एंड टॉटेड ओवर टू द बॉय, ड्रॉपिंग हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड सेड सॉफ्टली, सलीम। तो ओल्ड मैन जो था वो धीरे धीरे अपने आप में ही बोलने लगा कि हे राम, और उस लड़के के पास जाता गया। उन्होंने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, सलीम। The startled boy turned and looked up at his master. He rose to his feet clumsily, the hammer and chisel still in his hands. Salim, the old man, searched for words. अब वो लड़का चौंक गया था, सलीम चौंक गया। उसने जब पीछे मुड़ के देखा कि उसके मास्टर खड़े हैं, तो वो अपने पैरों पर उठा किसी तरीके से, और उसने अभी भी अपने हाथ में वो हैमर और चेजल पकड़ रखी थी। ओल्ड मैन शब्दों की तलाश में ही रह गया। उसने कहा, सलीम, आई 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 ओनली वांटेड टू हेल्प, विस्पर्ड द बॉय। आई विल लर्न इफ यू टीच मी, मास्टर जी। आई हैव प्रैक्टिस्ड सीक्रेटली फॉर ऑलमोस्ट 2 years इन दी क्वेरी। I am a Muslim. I know I should not carve the image of God, but isn't this different, Master Ji? I'm craving a sculpture, aren't I? A beautiful sculpture that has different meanings for different people. Isn't it so, Master Ji? तो सलीम किसी तरीके से कहता है कि मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं जरूर सीखूंगा, मास्टर जी। मैं चुपचाप पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से क्वारी में प्रैक्टिस कर रहा था। मैं मुस्लिम हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं भगवान की इमेज को कार्व नहीं कर सकता, पर क्या ये अलग नहीं है, मास्टर जी? मैं एक स्कल्पचर कार्व कर रहा हूँ, क्यों, है ना? एक ब्यूटीफुल स्कल्पचर जिसका हर किसी इंसान के लिए, हर इंसान के लिए एक अलग मीनिंग है। क्या ऐसा नहीं है, मास्टर जी? Please tell me, for many years I wanted to become a sculptor, yet I fought the feeling, but it proved too strong. I know there is nothing in this world I would like to do more, there is nothing in life I could do better. Will you please teach me, Master जी? तो सलीम कहता है कि प्लीज मुझे बताइए, मैं बहुत सालों से स्कल्पचर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस फीलिंग से लड़ रहा था, लेकिन ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कुछ और इतना करना चाहूँ। मैं स्कल्पचिंग से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। तो क्या आप प्लीज मुझे, मास्टर जी, सिखाएंगे? The old man pulled the boy's head against his shoulder and whispered, there is nothing I can teach you, my son. Go ahead. You have it in your hands and in your heart. I know you will be one of the country's finest stone masons. तो वो ओल्ड मैन उस लड़के को गले लगाते हुए कहता है, उसको अपने कंधे के पास खींचता है और कहता है
कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बेटे जो मैं तुम्हें सिखा सकूं। यू हैव इट इन योर हैंड्स एंड इन योर हार्ट, वो तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारे दिल में है। मुझे पता है कि तुम इस कंट्री के फाइनेस्ट स्टोन मेसन्स में से एक बनोगे। तो स्टोरी किसने लिखी है? सिगरुन श्रीवास्तव ने। नाउ अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर, द लास्ट स्टोन मेसन बाय Sigrun Srivastava is a poignant tale set in a small village where modernity threatens traditional craftsmanship. तो ये जो स्टोरी है ये कहाँ पर, एक छोटे से गांव की स्टोरी दिखाई गई है जहाँ नए मॉडर्न बदलावों के चलते क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप जो है उसको थ्रेटन किया जाता है बाय मॉडर्निटी। The story revolves around the protagonist, the last stonemason in the village who struggles to preserve his ancestral trade amidst the rise of industrialization. तो स्टोरी किसके अराउंड घूम रही है? एक उसी गांव के एक लास्ट स्टोन मेसन की, एक लास्ट स्कल्पचर की, जो कि अपनी एंसेस्ट्रल, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है इन द मिड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है हर तरफ, और इस बीच वो अपनी ट्रेडिशनल क्राफ्ट को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है। डिस्पाइट फेसिंग रेडिक्यूल एंड इकोनॉमिक हार्डशिप, ही प्रिजर्व्स, ड्रिवन बाय अ डीप सेंस ऑफ प्राइड इन कनेक्शन टू हिज हेरिटेज। इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी वो भी क्या कर रहे हैं, अपनी उस ट्रेडिशनल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसमें गर्व मिलता है, वो उससे कनेक्टेड है। द नैरेटिव एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, द इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स एंड द रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। तो ये कहानी कौन सी थीम्स पर बात करती है, कौन सी चीजों पर बात करती है? कल्चरल आइडेंटिटी पर। किस तरीके से जो आज के समय में हमारी साइंस जो है इतना प्रोग्रेस करे, इतनी मॉडर्न चीजें आ रही हैं, उसका ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स पर क्या असर पड़ रहा है, और साथ ही साथ ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस की। इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनरिंग एंड प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज इन द फेस ऑफ चेंज। ये स्टोरी किस बारे में बात करती है? एक रिमाइंडर देती है हमें कि हमारी को हमारी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना कितना जरूरी है, उसको ऑनर करना कितना जरूरी है इन द फेस ऑफ चेंज, इस बदलाव के बीच में। नाउ वी केम अक्रॉस अ फ्यू न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। हैमर यानी कि हथौड़ा जिसे हम कहते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बीटिंग मेटल और ड्राइविंग नेल्स, किसी भी मेटल को पीटने के लिए यूज होता है, उसे मारने के लिए यूज होता है, कोई शेप देने के लिए। या फिर ड्राइविंग नेल्स, जब आप कील ठोकते हो, कील को अंदर डालते हो दीवार के, तब। चेजल, एन आयरन और स्टील टूल फॉर कटिंग। ठीक है, चेजल क्या होता है? एक टूल आयरन और स्टील का जो कि काटने के लिए यूज किया जाता है। कंजेस्टेड यानी कि मोर देन नॉर्मल थिंग्स कमिंग टुगेदर, एक ही जगह बहुत सारी चीजों को भर दिया गया, तो अब वो रूम कैसा हो गया? कंजेस्टेड हो गया, वहां पे जगह नहीं है अब। स्लैब्स यानी कि फ्लैट थिन पीसेस ऑफ स्टोन। व्हाइट वॉश यानी कि व्हाइट कलर में कवर्ड विद व्हाइट कलर। स्कल्पटर जो कि फिगर कार्व्स करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्कल्पटर। Now we have a few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill or the darken the correct option. First, what is the protagonist occupation? इसमें मेन कैरेक्टर का ऑक्यूपेशन क्या है? He is a stonemason. Next, why does the protagonist face ridicule in the village? प्रोटैगनिस्ट को विलेज में रेडिक्यूल, मजाक की बाकी चीजें क्यों फेस करनी पड़ती हैं? बिकॉज ही रिफ्यूजेस टू अडेप्ट टू मॉडर्न मेथड्स, क्योंकि वो मॉडर्न तरीकों को अपनाने से मना कर देता है। नेक्स्ट, व्हाट थ्रेटन्स द ओल्ड मैन्स लाइवलीहुड? उस बूढ़े आदमी की लाइवलीहुड को कौन थ्रेटन करता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट,
How does the protagonist respond to the challenges he faces? Protagonist किस तरीके से respond करता है challenges को जो वो face करता है? He continues to practice traditional stone masonry. Okay? वो अपने ट्रेडिशनल तरीकों को ही प्रैक्टिस करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट थीम डज द लास्ट स्टोन मेसन प्राइमरी एक्सप्लोर? चैप्टर कौन सी थीम को एक्सप्लोर कर रहा है? कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड चेंज को. ऑप्शन सी. नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको ट्रू फॉल्स बताना है. फर्स्ट, गोपाल वेंट टू मुंबई फॉर वर्क. गोपाल मुंबई जाता है काम के लिए? नहीं. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. वो कहाँ जाता है? आगरा. नेक्स्ट, द स्कल्पचर वॉज मेड बाय मास्टर जी. जो स्कल्पचर था वो मास्टर जी के द्वारा बनाया गया था. यस. नेक्स्ट, सलीम वांटेड टू हेल्प मास्टर जी. सलीम मास्टर जी की मदद करना चाहता था. यस. तो ये क्या हो गया? ट्रू. नेक्स्ट, सलीम वॉज मास्टर जीज नेफ्यू. सलीम मास्टर जी का नेफ्यू था? नहीं. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. ओके. Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now, we'll see each other in our next class. Till then, have a nice day.